श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कहते हैं आप सभी लोग आज भी कुछ हुआ है। भाभी जी रिंकी शालिनी की काम वाली उससे पूछती है कुछ नहीं हुआ है, अपना काम कर। शालिनी कहते हुए रसोई की तरफ चली जाती है। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जिस मुंह को उसने दुपट्टे से पल्ला करके ढक रखा था उसमें से उसके गालों के पड़े निशान उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जैसे थम गया हो। फिर भी उसने काम वाली का नाश्ता बनाया। शालिनी सोफे पर बैठकर अपनी 8 साल की बेटी को एकटक देख रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी की वह तस्वीर बार बार उभर रही थी। जब कल रात उसे पीटते देखकर उसकी बेटी रोते हुए इधर उधर भाग रही थी। शादी आप पापा को बोलो ना, मम्मी को ना पीटें। बुआ आप चलो ना, पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। फिर वह विवेक, शालिनी का पति, से बोली पापा प्लीज़ मम्मी को छोड़ दो। लेकिन विवेक को अपने गुस्से में कहाँ किसी की सुनवाई देती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह फपक फपक कर रोने लगी थी। तभी रिया के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया। माँ आप मत रो, जब से बड़ी हो जाऊंगी मैं पापा को बहुत डांटूंगी। शालिनी कुछ देर उसे गले लगा लेके रोती है, फिर अपने को संभालते हुए बोलती है जाओ अपने कमरे में बैठकर पढ़ लो। रिया के वहाँ से जाते ही शालिनी अतीत की यादों में खो जाती है। कितने अरमानों से शालिनी की शादी उसके माँ बाप ने विवेक के साथ कराई थी। शालिनी के माता पिता बहुत ही संस्कारी थे और उतने ही सीधे भी थे। शालिनी को विवेक ने एक शादी में देखा था, जिसके बाद से ही वह 2 साल तक उसके घर वालों के पीछे पड़ा रहा शादी के लिए। शालिनी उस वक्त में फर्स्ट ईयर में गई थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। विवेक अपने घर वालों को भेजता रहा रिश्ते को हाँ करवाने के लिए। यह सब देखकर कई बार शालिनी की माँ बोल पड़ती, कितना पीछे पड़े हैं वह तेरे, अभी मना करने के बावजूद भी कहीं शादी नहीं करना चाहते हैं। भाई हमें तो लड़का भाग गया है, तू हाँ करे हम भी हाँ कहें, खुश रहेगी वहाँ तुझे खुशी मिलेगी। शालिनी की पढ़ाई पूरी होते ही रिश्ते को हाँ कर दिया गया। शादी के 10 दिन बाद ही उसको गाल पर पहले थप्पड़ ने ही उसे अपने प्रति विवेक के प्यार का इजहार कर दिया था। छोटी सी बात तो थी। जब विवेक की माँ ने कहा भाई पता नहीं विवेक हमारी गुड़िया ननद इतना काम करती है, लेकिन पता नहीं लोग अपनी लड़कियों को काम करना नहीं सिखाते क्या। तेरी जिद की वजह से शादी कर दी तो अब हमें बहू का सुख भी नहीं मिलेगा क्या। विवेक बोला शालिनी माँ क्या कह रही है, ऐसा कौन सा काम है घर में जो तुम नहीं कर पाती हो। इससे पहले शालिनी कुछ बोलती, सासू माँ बोली अब ये तो कहेगी मैं काम करती हूँ और तू भी इसकी खूबसूरती पर लट्टू होकर हाँ में हाँ मिला ही देगा। चल गुड़िया काम शुरू कर। हम तो हाँ मेरे पैरों का दर्द। लेकिन कहते ही शालिनी के कान और दिमाग सुन्न हो गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। विवेक बोला सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया है, सिर्फ खूबसूरती के काम नहीं चलेगा मैडम, अपनी जिम्मेदारी समझो और आज के बाद ये सब क्लेश नहीं चाहिए मुझे। कहते हुए विवेक ऑफिस चला गया था। वह पहला थप्पड़ था जो उस दिन शालिनी को गाल पर नहीं उसकी आत्मा पर पड़ा था। शालिनी पूरा दिन रोती रही, घर का काम भी करती रही, यूं ही निढाल सी। लेकिन किसी ने उसे यह भी नहीं पूछा कि खाना खाया कि नहीं खाया। किसी ने 2 शब्द प्यार के भी नहीं बोले थे। उसके घर में काम करने के बाद भी यह जताते थे कि थप्पड़ मार के उसके लड़के ने अपने को जोरू के गुलाम के लेवल से बचा लिया। आज उसने मर्द होने का प्रमाण दिया है। शालिनी ने शाम को अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली माँ यह घर हमारे से बिल्कुल अलग है, क्या पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा है, तभी वहाँ से माँ सपट कर हाथ से बोली शालिनी बेटा यह सब छोटा मोटा तनाव हर घर में होता है, अभी नई नई गृहस्थी है, धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नरम है, लेकिन कहा सुनी तब भी होती है। दामाद जी अच्छे हैं, गलती से हाथ उठा दिया होगा, बेटा थोड़ा सहन करना पड़ता है। गृहस्थी के लिए हमने तुम्हारी डोली में भेजा है। लेकिन सुनते हैं कि शालिनी ने फ़ोन काट दिया। उसे समझ आ गया था कि माँ आगे क्या बोलना चाहती है। आज 10 साल में उसे अब याद भी नहीं वह हर छोटी बात के लिए कितना पीटा होगा उसने। आज भी विवेक वैसा ही है, किसी बात पर सोल्यूशन सिर्फ थप्पड़ ही होता है। 2-3 दिन बाद सारी बोल देता है। बाहर डिनर कर लिया
करो, चलो तुम्हारी पसंद का ड्रेस दिला दें, बस यही बोलता है। अरे यार ऑफिस का प्रेशर था, तुम तो जानती हो माँ को, वो तो ऐसी ही हैं रहेंगी, लेकिन तुम तो समझदार हो गुड़िया, हमारे रहते भी काम करे तो भाभी होने का क्या मतलब है, यही सब कहता था बाद में अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। लेकिन उस थप्पड़ का जिक्र भी नहीं होता था। उसके बाद शालिनी क्या महसूस करती थी इस बात का उसे कोई मतलब नहीं था। शालिनी भी कुछ नहीं कहती, उसे डर लगता था कि अभी बात संभाली है, कहीं मेरे कुछ कहने पर फिर न बिगड़ जाए, विवेक नाराज ना हो जाए, फिर मारपीट हो जाए। लेकिन उस थप्पड़ की गूंज आज भी उसके कानों में गूंजती थी। अभी वह यह समझ नहीं पा रही थी कि आवाज़ आती है, शालिनी नाश्ता नहीं बना क्या, अभी भूख लग रही है, गुड़िया का पकौड़ा खाने का मन है, पकौड़ा बना दो, सासू माँ बोलती हैं। शालिनी कुछ नहीं बोलती। 15 मिनट बाद सासू माँ अपने कमरे से बाहर निकली, रसोई में झांकते हुए, रिंकी पकौड़े तू क्यों बना रही है, शालिनी कहाँ है, सासू माँ बोलती हैं। तब शालिनी कहती है, रिंकी कहती है कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बना रही हूँ, वो भी आराम से खा लेंगी माँ जी, रिंकी बोली। अब बताओ, ये तो नखरे हैं इनके। ड्राइंग रूम की तरफ आते हुए शालिनी को देख के बोली, क्या बात हो गई, आप सोफे पे नहीं उठोगी, क्यों गुस्सा दिखाती हुई विवेक को। विवेक कहाँ है, विवेक के कमरे की तरफ जाते हुए, आज संडे है, विवेक देर से उठता है, उठ जा बेटा, तू उठेगा शायद तभी नाश्ता मिलेगा हमें, महारानी सोफे पे बैठी हैं, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, रोज की किचकिच है इस घर में। विवेक बिस्तर से उठा, इसकी तो गुस्से में कमरे से बाहर निकला ही था कि तभी शालिनी की नज़र रिया पर पड़ी, जो अपने कमरे के दरवाजे में छुप के देख रही थी। जैसे ही उसकी आंखें उससे कह रही हों कि माँ मुझे भी डर लग रहा है। अब तो शालिनी रिया की आंखें देखकर सिहर उठी, एक अजीब सा एहसास था वह। विवेक ने जैसे ही हाथ उठाया तभी शालिनी ने अपना मोबाइल टीवी पर पटका। उसका यह रवैया देखकर विवेक बोला, क्या पागल औरत है, टीवी तोड़ दिया, अब क्या इसका पैसा भी तेरा बाप भरेगा। उसकी तरफ से हटा और टूटा मोबाइल और टीवी देखकर हाथों में उठा के, हे राम कितना नुकसान हो गया, कुछ अक्ल है कि नहीं तुम्हें, शालिनी सासू माँ बोली। लेकिन आज तो शालिनी कुछ और ही थी। चिल्लाकर बोली, बस कीजिए आप लोग, 10 साल में आज आपका टीवी टूटा तो नुकसान हो गया, 10 साल से इस घर में मेरे शरीर के से लेकर आत्मा तक टूटकर बिखर गए, वह नुकसान नहीं था, वह आज तक किसी को नहीं दिखा। मेरी बेटी के आंसुओं और उसके छोटे से मन पर जो जोर पड़ रहा है वह किसी ने नहीं गिना। जिस दिन विवेक ने मुझे पहला थप्पड़ मारा था तब उसकी आह नहीं निकली जैसे आज टीवी के टूटने से निकली हो। आज कुछ और कहानी होती है। और विवेक, तुमने जैसे इन टूटी हुई चीज़ों को देखा वैसे ही एक जीते जागते इंसान का टूटना तुम कैसे नहीं देख पाए। तुम्हारी टूटी हुई चीज़ों की कीमत तो मेरे पापा मांगने पर भी दे देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन देगा, तुम्हारी माँ दे पाओगे तुम। मेरी माँ ने कहा था धीमे धीमे सब ठीक हो जाएगा, और उस ठीक होने का इंतज़ार होने का 10 साल इंतज़ार कर रही हूँ। कितनी बेवकूफ़ थी मैं। तुम्हें तो मुझे मार पीट कर अपने मर्द होने का एहसास मिलता है, लेकिन मुझे अब और सहन करके तुम्हारे घर की अच्छी बहू होने का खिताब नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के सामने अपने को कमज़ोर दिखाकर उसे कमज़ोर नहीं बना सकती हूँ। अगर अब मैं सहन कर ली तो कल को रिया भी किसी आदमी के पीटने को अपना भाग्य मान लेगी, ऐसा है। ज़्यादा बोल रही हो ना, तो निकल जा इस घर से। अभी विवेक बोला, मैं घर से निकल जाऊं क्यों? अगर मैं इस बार आपकी आवाज़ को बुलंद कर दूं तो तुम्हें इस घर से निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने की देर है तो बोलो, मैं बाहर जाऊं, या तुम लोग अपनी गलतियों का पश्चाताप करोगे। और आज के बाद अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो मजबूरन मुझे कानूनी अधिकार मांगने पड़ेंगे, शायद जो आप जैसे पढ़े लिखे हैं समाज में शरीफ बनकर रहने वाले लोग चाहोगे। शालिनी बोले। विवेक को शालिनी का यह सब कहना अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मेल ईगो
कैसे उसका बोलना बर्दाश्त कर सकता था। उसने शालिनी का हाथ खींच लिया था। विवेक का दिमाग और कान सुन्न हो गए थे। जोर की एक आवाज़ से कमरा गूंज उठा। सास और ननद ने मुंह से भी आवाज़ नहीं निकली। शालिनी के तेवर देखकर आज तो सबका ईगो जुबान ताने सब एकाएक सन्न हो गए थे। शालिनी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, रिंकी पकौड़े ले आना, मेरे और रिया के लिए भूख लगी है। शालिनी आज समझ चुकी थी अत्याचार करने वालों से ज़्यादा उसको सहने वाले का बुरा होता है। अब वो बिल्कुल अत्याचार सहने के मूड में नहीं थी। सब अच्छा करने के बाद भी एक बुरी बहू और बुरी पत्नी ही रह गई थी। लेकिन आज एक बुरी बहू बुरी पत्नी बनना स्वेच्छा से उसे मंजूर था। लेकिन वह एक बुरी माँ नहीं बनना चाहती थी जो अपने लिए ही नहीं लड़ सकती। दोस्तों, कई बार हम अपने कमज़ोर होने का खुद कमज़ोर ही मानकर किसी की ज़्यादती का बढ़ावा देते हैं। शायद हमारे सहन करने से वह हमारी अच्छाइयों को समझ नहीं पाता और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सहने का मतलब यह नहीं होता है कि हम किसी को अपनी आत्मा को छलनी करने का अवसर दें। कभी कभी हमें उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है जिस भाषा में वह सवाल करता है। हमारी लड़ाइयाँ हमें खुद को लड़नी होंगी। मेरी यह कहानी आपके को अवश्य छुएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए।